फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बनाई, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए बनाई, वैसे ही ट्रेड के लिए भी बनाई। अब फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। समझ में आया? एक और नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। दोनों बातें ध्यान रखना। होता क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि जो चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, वो इंपोर्ट ना करके कोशिश करो कि आप डोमेस्टिक अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस कर सको, ताकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव हो जाए, बच जाए। अर्न की बात नहीं कर रहा मैं, सेव की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। दोनों बातों में बहुत फर्क है, सेव करना और अर्न करना। फॉरेन एक्सचेंज बचेगी ना अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे बाहर से, तो अर्न कब होगी, जब एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर बात हो रही है सिर्फ इंपोर्ट की, ध्यान रखना। इनवर्ड बात सिर्फ इंपोर्ट की है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट की बात नहीं है इस पॉलिसी में। ये ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का, ध्यान रखना, पढ़ेंगे लास्ट में। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी refers to the policy of reliance on import substitution, डिपेंड किस पे हो जाओ, अपने ही कंट्री के गुड्स पे, एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, किससे, फॉरेन कंपनी से। आप जितना ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करोगे उतना लोग लेंगे बाहर की गुड्स को, आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहां जाएंगे, फिर उनको प्रोटेक्ट करो। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सुनना ध्यान से। इंपोर्ट ड्यूटीज, बाहर की जो गुड्स इंपोर्ट करते हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, इंपोर्ट ना करो ताकि आप अपने डोमेस्टिक गुड्स खरीदो। अब क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स थे, मेजर्स थे, अब कह सकते हो प्रोग्राम्स थे, वो बनाए, वो सुनना ध्यान से। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में टोटल मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सुनेंगे बेटा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world। जो भी गुड्स आप अब्रॉड से इंपोर्ट करते हो उसको इंपोर्ट ना करके खुद प्रोड्यूस करो। इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव हो जाएगी, क्योंकि आप इंपोर्ट अब नहीं करोगे। उसके अलावा हमारी कंट्री में यानी इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत शॉर्टेज थी उस टाइम पर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सट्रीमली स्कार्स थे और हमें वो चाहिए भी डेवलपमेंट के लिए। इसलिए कहा जा रहा था, देखो हमारी कंट्री के अंदर हैवी कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, इन सब के प्रोडक्शन के रिसोर्स नहीं थे, इनकी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इसलिए हम बाहर से लेते थे। तो आपको मशीन बाहर से लेनी है, टूल्स बाहर से लेने हैं, इक्विपमेंट्स बाहर से लेने हैं, जरूरी है लेने पड़ेंगे। तो बाकी कंज्यूमर गुड्स जो है वो तो मतलब बाहर से, वो तो खुद बना लो, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही थी। इसलिए कहा गया कि इंपोर्ट ऑफ प्लांट मशीनरी के लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज हमें ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। तो ओइंग टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसलिए बोल रहे थे आप वो गुड्स इंपोर्ट करो जो आपको नहीं बनाने आती, अब वो बाहर से ले लो, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल। लेकिन जो गुड्स आप बना सकते हो वो तो बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज से करो जितनी कर सकते हो आप। तो बाय अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी, दिस स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनोमाइज यूज ऑफ फॉरेन। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि फॉरेन एक्सचेंज का इकोनोमाइज किया जाए, रैशनल यूज किया जाए, ऑप्टिमम तरीके से यूज किया जाए। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत कम है, जो चीज आपके पास बहुत कम है उसका यूज आप रेकलेसली करोगे क्या, नहीं ना, उसको बचाओगे। इसलिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज बचानी है, उसका लापरवाही से यूज ना किया जाए। इसलिए जो इंपोर्ट करते हो और वो आप बना सकते हो तो आप बनाओ, ताकि फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाए, सेव हो जाए। इसलिए किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन की बातें नहीं की है मैंने, बोला आपको। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को बोलते हैं आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, यहां बात हो रही है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की। यहां एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इंपोर्ट काटने की बात हो रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। जो दूसरी कंट्री की गुड्स होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, चीपर होती है, अगर वो एक बार लोगों को पसंद आ गई कंट्री में तो लोग वही लेंगे और आपकी इंडस्ट्रीज डूब जाएंगी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था उनकी गुड्स हमारी कंट्री में आए ही ना, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, कंपटीशन नहीं कर सकती हमारी इंडस्ट्री अभी फॉरेन कंट्रीज से। इसलिए गवर्नमेंट ने चाहा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या, ये पॉइंट बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे, प्रोटेक्शन क्या है सर। बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे कि नहीं, उसको बचाना चाहोगे कि नहीं, ऑब्वियस यस। तो गवर्नमेंट भी तो यही कर रही थी,
अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हो ना तो रोक दो। लोग तो रोकेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैक्सेस बढ़ा दी इंपोर्ट पे ताकि वो कुछ आए ना। इससे आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो यस और नो। मिलेगी। यही गवर्नमेंट करना चाह रही थी। अगर आपसे पूछते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी इंपोर्टेड गुड्स पे। इंपोर्ट करो ही ना, आप कम से कम करो। और क्या किया देखो, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया। सबसे पहला, दो तरीके से किया प्रोटेक्ट। सबसे पहला टैरिफ। इसका मतलब समझो, जो भी टैक्सेस, ध्यान से सुनना, एक होता है टैक्स, एक होता है टैरिफ। जो भी टैक्सेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं उसे हम टैरिफ बोल देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट जो हम करते हैं गुड्स अब्रॉड से, उस पे टैक्सेस बढ़ा दिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो टैरिफ का यूज किया क्या करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनका सामान बिके, बाहर वाला सामान इंडिया में ना आए। A tariff is a duty on imported goods. It directly increase the price of goods. कैसे यार, एक गुड 100 रुपए की है अब्रॉड में जो आप ले रहे हो, उस पे 100 रुपए का टैक्स है, 200 रुपए की होगी ना वो, तो आप क्यों लोगे फिर। ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप लो ही ना, प्राइस बढ़ जाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से। क्यों किया, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को राहत मिले, प्रोटेक्शन मिले। किससे, फॉरेन कंपटीशन से। अब आया समझ के नहीं आया बोलो, इससे आसान क्या समझाऊंगा मैं आपको, बताओ। तो टैरिफ की मदद से इंपोर्ट प्रोटेक्शन, सॉरी, टैरिफ की मदद से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल गई क्योंकि गुड्स बहुत महंगी होने लगी टैक्स बढ़ने के बाद। दूसरा कोटा से, कोटा क्या होता है, कोटा मतलब होता है लिमिट। लिमिट, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अब्रॉड से 5 पीस लेके आते हो टीवी के, गवर्नमेंट ने बोल दिया 5 नहीं ले सकते, 2 ही ले सकते हो, रूल है। एयरपोर्ट पे लेके नहीं आ पाओगे फिर आप, या सी रूट से कैसे भी, लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट। अब लिमिट कम कर दी तो कैसे लेके आओगे आप ज्यादा। तो कोटा मतलब लिमिट। गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो कोटा इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ कंट्री। जितनी नीड है उतना लेके आओ। इससे क्या होगा, इससे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा दोनों का यूज किया, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। ये टॉपिक प्रोटेक्शन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब सुनो मेरी बात। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्या फर्क होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में और एक्सपोर्ट प्रमोशन में, या मैंने बोला ना आपको थोड़ी देर पहले कि एक होती है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, एक होती है आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग में किसकी बात कर रहे हैं कि जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसको इंपोर्ट ना करके खुद बनाओ, फॉरेन एक्सचेंज सेव होगी। बट आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जिसको बोलते हैं, कि आप अपनी डोमेस्टिक गुड्स का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फॉरेन एक्सचेंज सेव होती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगी। ये फर्क है दोनों में। अब सुनो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन is a strategy to save foreign exchange by encouraging domestic production। अपनी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाओ और बाहर से इंपोर्ट मत करो जो आप इंपोर्ट करते हो। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यहां बात हो रही है बेटा सेव फॉरेन एक्सचेंज, यहां बात हो रही है अर्न फॉरेन। अर्न कैसे होगी, आप सामान बेचोगे तो अर्न होगी ना। अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि एक्सपोर्ट भी कर सको ताकि फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाए। ये होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। लेकिन हमने जो पॉलिसी पढ़ी है बेबी, वो कौन सी पॉलिसी पढ़ी है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पढ़ी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस दोनों के अंदर। तो इंडिया परस्यूड a trade strategy to protect its domestic industry from foreign competition. It is called inward looking trade strategy. आगे समझ। अब इस स्ट्रेटजी के गुड इंपैक्ट्स भी थे और बैड इंपैक्ट्स भी थे। बहुत आसान टॉपिक है। गुड इंपैक्ट्स क्या थे, सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम
बाहर से यानी अब्रॉड से जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसको रोक देंगे, उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और खुद बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या भैया इसका? हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होंगी तो ग्रो भी करेंगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, वैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है और आया भी। सुनेंगे, डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम नियरली 12% इन 51 में था, जब ये पॉलिसी बन गई उसके बाद 25% हो गया 91 के अंदर। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज हमने पॉलिसी बनाई, हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब बच्चे बार बार पूछते हैं सर ये है क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? बेटा जब आपकी कंट्री, सुनना, जब आपकी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर रही हो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, दिस इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बहुत जरूरी है, हमारी कंट्री ने किया। एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ, इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ा। दिस इज व्हाट? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द पॉइंट। ये गुड इंपैक्ट है किसका? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का। समझ में आ गया? समझो, रटो मत। देखो लिखा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन occurs when there is rise in percentage share of industrial sector in GDP and there is fall in percentage share of agriculture sector। अब हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी। इससे जीडीपी आपकी कंट्री का बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। इट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, इकोनॉमिक ग्रो करने लगी। बैड इंपैक्ट नहीं है, गुड इंपैक्ट है। किसका? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। बैड इंपैक्ट भी थे, पढ़ाऊंगा आपको। अब जैसे जैसे हम फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, वैसे वैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाइवर्सिफाई हो गई, बहुत सारी तरह की गुड्स बनाना शुरू कर दिया। द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 सॉ डाइवर्सिफिकेशन। ये 40 साल जो थे बहुत बढ़िया थे। इसमें हमने क्या देखा? इंडस्ट्री की डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ देखी। मॉडर्न इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर, हमारे पास पहले सिर्फ टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री होती थी, अब ये नहीं बल्कि और भी आ गई। थैंक्स टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर बनाना शुरू कर दिया, ओइंग टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। नोटिसेबल ग्रोथ थी हमारी कंट्री में। सबसे ज्यादा सनराइज इंडस्ट्री, एक नंबर का क्वेश्चन, सनराइज इंडस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। उसके अलावा एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी, तब जाके ये हुआ। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आल्सो ascribed to an inward looking trade strategy। Exposed to international competition, these industries would have failed to survive। मेरी बात समझना, हम सरवाइव नहीं कर सकते थे बट हमने किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने एक्सपैंड करी, डाइवर्सिफाई करी। किसका इफेक्ट था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। अब इतनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मार्केट साइज एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। पहले एक इंडस्ट्री थी, 4 हो गई, 4 से 12 हो गई, 12 से 20 हो गई। मार्केट बढ़ रही है इंडस्ट्रीज की। जब मार्केट साइज एक्सपैंड होगा तो हर कोई चाहेगा इन्वेस्ट करना। तो हम कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब कैसे बढ़ गई? सुनना ध्यान से बेटा। मार्केट में इंडस्ट्रीज खुलने जा रही, हम चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करके खुद बनाएं। अब खुद बनाएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मार्केट बनेगी। मार्केट का साइज जब एक्सपांड होगा ना, उसके बाद लोग देखेंगे अरे अब तो मार्केट बन गई, अब फायदा इन्वेस्ट करने का। तो जब मार्केट साइज एक्सपांड होता है तब हर कोई चाहता है इन्वेस्ट करना। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, ज्यादा जोर दिया गया कि डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करें, बाहर से इंपोर्ट ना करें, तो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी और इन्वेस्ट करना शुरू किया, मार्केट में इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू कर दी। तो एक बहुत बड़ा फायदा था, गुड इफेक्ट है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है। सुनिए ध्यान से, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज opened up new opportunities of investment for those who did not have much capital। It also implied that use of latent resources
अब जो रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं, उनका यूज ही नहीं हो रहा बहुत टाइम से, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता ही नहीं, हम इंपोर्ट करते थे। अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू होगा तो जो रिसोर्सेज आइडल पड़े उनका यूज होना शुरू हो जाएगा। उनका यूज होना शुरू हुआ, उसके बाद मार्केट साइज और एक्सपांड हुआ, तो कंट्री में क्या हुआ, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने कितने बेनिफिट पढ़े देखिए, गुड इफेक्ट के अंदर आपने पढ़ा सबसे पहले कि हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे थे इंडस्ट्रीज पे, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपांड हो गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वैरायटी ऑफ गुड्स बनाने लगे हम, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हाँ, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अभी भी कम था, लेकिन कंज्यूमर गुड्स की वैरायटी हम बहुत सारी बना रहे थे। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ गई। अब हम पढ़ेंगे कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के क्या कोई बैड इंपैक्ट है। देखो बेटा, ऐसा कभी नहीं होता किसी का कोई बैड इंपैक्ट, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि बैड इंपैक्ट भी है। अब बैड इंपैक्ट क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, तो अच्छी बात है ना, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, अब बाहर से इंपोर्ट ना करके खुद बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बैड इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, देखो पहला बैड इंपैक्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। सुनने में पॉइंट थोड़ा सा लगता है कि क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, आप समझिए। ग्रोथ मतलब बढ़ना, इनएफिशिएंट जो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, आउटपुट बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है। मोनोपोली मतलब अकेले मार्केट को संभाल रहे हैं, सिंगल सेलर बोलते थे मोनोपोली को। तो ऐसा क्या हुआ कि मोनोपोलीज बन गई, वो इनएफिशिएंट थी। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी से पहले पढ़ा था हमने आईपीआर 1956। वहां आपने ये पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर जो था वो प्राइमरी रोल प्ले कर रहा था, सभी की सभी इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक संभाल रहा था, प्राइवेट को सेकेंडरी रोल दिया था। तो पब्लिक की मोनोपोली बन गई। अब पब्लिक सेक्टर के पास एक इंडस्ट्री थोड़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है कि बर्डन हो गई। और बर्डन बहुत ज्यादा होने से आप सोचो क्या होगा, अनमैनेजेबल, आप मैनेज नहीं कर पाओगे इंडस्ट्रीज को। तो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस तो कर रहा था लेकिन उससे मैनेज नहीं हो रहा था, तो मोनोपोली तो बना ली पब्लिक सेक्टर ने अपनी, हर सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर, लेकिन वो मोनोपोली इनएफिशिएंट। तो हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को सारा रोल प्ले करने दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पब्लिक सेक्टर लेके आया, हमने माना बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पब्लिक सेक्टर लेके आया। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन में एग्जांपल देता हूं आपको, बीएसएनएल, एमटीएनएल। आप सोचो एक समय था, बीएसएनएल जब था तो लोगों को वेट करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए, कई सालों तक वेट करना पड़ता था। तो क्या ये एफिशिएंसी है? नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती तो सोचो जैसा आज होता है, आज आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते, आपको कनेक्शन मिल जाता। तो उस समय पर टेलीकम्युनिकेशन वाज गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर इयर्स just for a telephone connection, but now you get repeated SMS offering you a new telephone connection free of charge। मेरी बात समझ में आई आपको? तो बैड इंपैक्ट ये था कि पब्लिक सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री संभालना चाहता था, पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी रोल प्ले करने के लिए नहीं दिया, तो खुद ही संभाल रहा है, मैं संभाल लूंगा, अरे पब्लिक सेक्टर कितनी इंडस्ट्री संभाल लेगा? तो संभाल तो रहा था बट संभाली जा नहीं रही थी। हम बोलेंगे इसे एफिशिएंट, सॉरी इनएफिशिएंट मोनोपोली बन गई। पब्लिक के पास सब कुछ है पर चल नहीं पा रहा, तो लॉस मेकिंग होने लगे पीएसयूज। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर क्या किया। अभी समझिए कि बैड इंपैक्ट क्या है, लैक ऑफ कंपटीशन। अब मेरी बात समझना, पब्लिक सेक्टर जब होता है उसका एम क्या होता है, आप सबको पता है, पब्लिक सेक्टर का एम होता है सोशल वेलफेयर, नो प्रॉफिट। जब एम सोशल वेलफेयर होता है तो कहां कंपटीशन, कहां वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कुछ नहीं होता। जब पब्लिक सेक्टर मार्केट में मेन रोल प्ले कर रहा है, सोचिए, इमेजिन करिए, तो कहां होगा कंपटीशन? नो कंपटीशन। जब कंपटीशन नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, इनोवेशन भी नहीं होती। ये क्या गुड इंपैक्ट है? नहीं, बोलेंगे बैड इंपैक्ट है। प्राइवेट सेक्टर जब रोल प्ले कर रहा होता है तो कंपटीशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होती है, इनोवेशन होती है, न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं।
तो यहां पर क्या था, लैक ऑफ कंपटीशन, उसकी वजह से लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए था ना वैसे नहीं हो रहा। प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे फोकस है यार, कंपटीशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इनोवेशन हो, वो सब पब्लिक सेक्टर नहीं कर पाएगा। तो old users of cars still remember that Ambassador and Fiat, example दे रहा है, Ambassador and Fiat were only two models produced by domestic industry in India. आज देख लीजिए कितनी सारी कार्स हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। नो डाउट दैट डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लरिश तो हुई है owing to the policy of protection, but prolonged protection failed to prompt the domestic producer to upgrade the modernize their products. मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाई क्योंकि कंपटीशन नहीं था। दो हैं, तीन हैं, अगर 10 मार्केट में हो और प्राइवेट हो तो आपस में कितना कंपटीशन होगा। आज अब देखिए हर साल में हर एक ब्रांड कितनी वैरायटी ऑफ कार्स लॉन्च कर देता है, और जो लॉन्च नहीं कर पाता, जो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाता, मार्केट में सर्वाइव भी नहीं करता। फोर्ड को देख लो, समझ में आ रहा है। तो consequently Fiat and Ambassador to be honor's pride as long as policy of protection was pursued, and after the policy of protection, जब policy of protection withdrawn कर ली गई, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट आने लगा, तो पीपल रिजेक्टेड दीज कार्स एज अ गुड रिडंस, क्योंकि उन्होंने नई कार्स देख ली, वैरायटी देख ली जो प्राइवेट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को जैसे चलाना चाहिए था वैसे नहीं चल पाई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले कर रहा था। इसमें बुरी बात नहीं है, किक स्टार्ट चाहिए, किक स्टार्ट दिया पब्लिक सेक्टर के अंदर, स्पॉन्सरशिप दी पब्लिक सेक्टर ने, उठाया इकोनॉमी को, लेकिन एफिशिएंटली नहीं चला पाया क्योंकि ओवरबर्डन हो गया था। कोई भी बंदा, कोई भी सेक्टर जब ओवरबर्डन हो जाए तो कैसे चला पाएगा। जितना गवर्नमेंट कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया, बट हाँ मिस्टेक्स तो थी, ठीक है, फेलियर्स तो थे। उसके बाद एक बात और बोलता है, हम पढ़ रहे हैं बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के गुड इंपैक्ट्स एंड बैड इंपैक्ट्स ध्यान रखना, ओके। उसके बाद अब हम बात करेंगे बैड इंपैक्ट के अंदर थर्ड पॉइंट की, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए। इनडिस्क्रिमिनेट spread of public sector enterprise. The period of 1950 to 1980 was marked with a trend to do anything and everything through public sector. जो भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कौन बनाएगा? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया हुआ था। बार बार मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। So much so that public sector undertakings, in their bid to play role of crusader, started swallowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. जहां भी देखो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इन्वेस्टमेंट की। क्यों? कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर को परमिशन लेनी पड़ रही है। इस चीज की लाइसेंस लेना पड़ रहा है, परमिशन लेनी पड़ रही है गवर्नमेंट से कि खोल लो इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री देते क्या उनको? बैकवर्ड एरिया के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्वैलोइंग अप, उनको मौका नहीं मिल रहा था। ये भी एक बैड इंपैक्ट है। प्राइवेट को मौका मिलना चाहिए था, मौका मिलता तो आप शायद जल्दी डेवलप हो जाते, ग्रोथ आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाती। पर उस समय जो दिमाग चल रहा था वो यही चल रहा था कि पब्लिक सेक्टर ही मेन रोल संभालेगा, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर है, जस्टिस, प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमी को उठाना। तो बैड इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद एक पॉइंट है इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर तो हमें चाहिए था क्योंकि वही मेन रोल प्ले कर सकता था, वही इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अब मेरी बात समझना ध्यान से, पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स थे, इंटरप्राइजेस थे, वो चल तो रहे थे पर इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। उन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते थे। हमारी इकोनॉमी उन इंटरप्राइज पे जो गवर्नमेंट संभाल रही थी, जो लॉस में थे ऑलमोस्ट सभी, उनको उन पे इकोनॉमी डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी चाहिए, कंट्री चलानी है, देश चलाना। तो हम बोलते हैं कि बस जबरदस्ती पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को चलाया जा रहा था। लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, चलाओ। पॉलिटिकल कंपल्शन बन गया था कि लॉस है, प्रॉफिट है, पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा। ऐसा ऐसा एक मेथोलॉजी बना दी एक तरह से। तो ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर लॉस में चल रहे हैं तो यार आप प्राइवेट को दे दो ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बेच दो, प्राइवेटाइजेशन शुरू करो। बट नहीं हुआ इतनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन, 91 में जाके हुआ। तो पब्लिक सेक्टर के जो भी इंटरप्राइज थे वो लॉस में थे और चले जा रहे थे। पॉलिटिकल कंपल्शन, लॉस है, प्रॉफिट है, पब्लिक ही चलाएगा, ये क्या बात हुई? ऐसा चल रहा था। सुनो ध्यान से, एनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज
वुड अल्टीमेटली शट डाउन। आपने देखा होगा कोई प्राइवेट सेक्टर अगर लॉस में चल रहा होता है बंद हो जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं, क्यों? पैसा फूकते रहे बार बार। लेकिन पब्लिक सेक्टर बंद नहीं होता था। तो इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकल इनवायबल यूनिट, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिकली अनवायबल है, नहीं चल पा रहा, लॉस में है, उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, उसे बंद कर दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं किया गया। लॉस में चल रहे हैं, सालों तक लॉस में चल रहे हैं, लेकिन बंद नहीं किया। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इट ऑलवेज हैज बीन अ पॉलिटिकल कंपल्शन टू बियर द लॉसेस। लॉस हो रहे हैं, बियर करते रहो, लेकिन चलाते रहो। अनवायबल है फिर भी चलाते रहो, कल को हो जाएगा प्रॉफिट में। पेशेंस बहुत थी उनके अंदर। तो ये एक बैड इंपैक्ट है, पैसा हम डुबाए जा रहे थे जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। दीज आर द बैड इफेक्ट्स। तो बैड इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। समझ में आ गया आपको?